गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अभी आप लोग मैथ की भी क्लास देख रहे हो। अब लेकिन मैथ की क्लास को हम देखेंगे तो हमारा समय थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चा जहाँ पे कंफर्ट फील करे वहां पे देख लेगा वो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे बेटा? अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो हमने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। अधिगम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। क्रियात्मक अधिगम हम आपको पूर्णतः लिखा पढ़ा चुके हैं। क्या कर चुके हैं? क्रियात्मक अधिगम आपको पूर्णतः लिखा पढ़ा चुके थे बेटा। दूसरा हमारा अधिगम कौन सा होता है? तो आपको हमने बताया था वाचिक। कौन सा अधिगम? वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम के साथ साथ एक टर्म हमने और प्रयोग किया था। और कौन सा? वाचिक या शाब्दिक अधिगम। कौन सा अधिगम बेटा? वाचिक एवं शाब्दिक अधिगम। ये वाचिक एवं शाब्दिक अधिगम क्या होता है, यही हमको आज पढ़ाना है। आपको क्या करना है, यही आपको बताना है। अधिगम। और तीसरा अधिगम कौन सा था? अधिगम के प्रकार में तीसरा अधिगम का प्रकार कौन सा था? तो हमने आपको बताया था विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम बच्चों? विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम? विचारात्मक अधिगम। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कल की डेट में अधिगम के प्रकार में हमारे एक क्रियात्मक अधिगम हो चुका था। कौन सा अधिगम हो चुका था? क्रियात्मक हमारा अधिगम हो चुका था। दूसरा हमारा वाचिक या शाब्दिक अधिगम है। वाचिक या शाब्दिक अधिगम कहते किसे हैं? तो चलो हेडिंग बना लो बेटा, वाचिक या शाब्दिक अधिगम। वाचिक एवं शाब्दिक अधिगम। वाचिक एवं शाब्दिक अधिगम। जब हम वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम की बात करते हैं, शाब्दिक या वाचिक अधिगम किसके द्वारा सीखा जाता है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम शाब्दिक या वाचिक अधिगम में संकेतों में संकेतों, चिन्हों, शाब्दिक या वाचिक अधिगम में संकेतों, चिन्हों, शब्दों, अंकों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से शाब्दिक या वाचिक अधिगम में संकेतों, चिन्हों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। माध्यम से सीखना होता है। सीखना होता है। इसमें हम सीखते क्या है बेटा? सार्थक भी सीखते हैं और निरर्थक को भी सीखते हैं। किसको सीखते हैं भाई? सार्थक को भी सीखते हैं और निरर्थक। दोनों प्रकार की सामग्रियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे नोट कर लो, इस अधिगम में, इस अधिगम में, इस अधिगम में सार्थक एवं निरर्थक, सार्थक एवं निरर्थक दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की सामग्री का सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है इस अधिगम में बेटा? तो आप बताएंगे सार्थक एवं निरर्थक। इसमें क्या किया जाता है बेटा? इस अधिगम में क्या करते हैं? इस अधिगम में हम करते क्या हैं? तो पॉइंट नंबर 1 करके नोट करिएगा। सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं की तरफ हम बढ़ते हैं। सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं का निराकरण। पहले हम किस समस्या को निपटाते हैं बेटा? सरल समस्याओं को निपटाते हैं। सरल समस्याओं के बाद हम इससे जटिल समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं, उनका समाधान करते हैं। इसी में हमारा क्या होता है? वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार किस अधिगम के अंतर्गत आता है? अगर आपसे पूछ ले जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो किस अधिगम के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा वाचिक या शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यंत्रों का निर्माण या उपकरणों का निर्माण, यंत्रों या उपकरणों का निर्माण किस अधिगम के अंतर्गत आता है? उपकरणों का निर्माण करना ये किस अधिगम के अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे ये हमारा शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है। एक तीसरा अधिगम हमारा बचा हुआ है बेटा, विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम है? विचारात्मक अधिगम। अब विचारात्मक की बात हम करते हैं तो किससे मिलके बना हुआ है? विचार और एवं आत्मा से बनके बना हुआ है विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम भाई? विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में विचारात्मक अधिगम में विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति व्यक्ति कहां से सीखने का प्रयास करता है? व्यक्ति कहां से सीखने का प्रयास करता है? समाज में दैनिक जीवनोनुभव, समाज में दैनिक जीवनोनुभव जीवनोनुभव का मतलब क्या होता है? जो जीवन का अनुभव होता है बेटा। जीवनानुभव, जीवन का अनुभव। अगर इस शब्द को तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? जीवन का अनुभव मिल जाएगा। जीवन के अनुभव को देखकर या सुनकर, देखकर या सुनकर किसकी बात करता है बेटा? विचारात्मक अध्ययन में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन का अनुभव को देखकर या सुनकर या उस पर विचार करके या उस पर विचार करके उस पर विचार करके जो सीखता है विचार करके जो सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। वह
विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। विचारात्मक अधिगम क्या है भैया? तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन का जो अनुभव होता है, उसका दिन का जो अनुभव होता है, प्रत्येक दिन का अनुभव होता है, उसे देखकर या सुनकर या उस पर विचार करके जो सीखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विचारात्मक अधिगम कहते हैं। मनुष्य इस क्रिया में, इस विचारात्मक अधिगम की क्रिया में किसका सर्वाधिक प्रयोग करता है? अपने शारीरिक क्षमताओं का यहाँ प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अपने बौद्धिक क्षमताओं का यहाँ पे प्रयोग करता है। किन क्षमताओं का प्रयोग करता है? शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग ना करके किस क्षमता का प्रयोग करता है? बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। इसमें एक पॉइंट लिख लो बेटा, इसमें मनुष्य इसमें मनुष्य शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। किस क्षमता का प्रयोग करता है बच्चों? तो आप बताएंगे बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। नोट कर लिया भाई? अगर नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़े भाई। ये तो रहे आपके अधिगम। अब बात आती है अर्जन की। अर्जन क्या होता है बेटा? हमने आपको बताया था अधिगम में विधि विधान के द्वारा किसी संस्थान में जाके उसका हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अर्जन कहाँ से हो सकता है? हमारी भाषा का अर्जन कहाँ से हो सकता है? हमारे परिवार से हो सकता है, मेरे माता पिता से हो सकता है, भाई बहन से भी हम अर्जन कर सकते हैं भाषा का, हमारे पड़ोसियों से भी भाषा का अर्जन हो जाता है। तो अर्जन क्या है? जहां पे बिना संस्था के जिस ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? अर्जन कहते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा लिख लीजिएगा। जब किसी भाषा को जब किसी भाषा को जब किसी भाषा को जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित बिना किसी व्यवस्थित बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के शिक्षण प्रणाली के सहज रूप में सीखा जाता है तो उसे अर्जन कहते हैं। अर्जन कहते हैं।
हम अर्जन कैसे करते हैं बेटा? या तो सुनकर करते हैं या तो बोलकर करते हैं। कैसे करते हैं? इस अर्जन की प्रक्रिया में 2 पॉइंट आप नोट कर लेना, एक आपका सुनना और दूसरा क्या आता है? बोलना। अधिगम में हमने क्या बताया था? पढ़ना और लिखना। क्या बताया था भाई? अधिगम के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? पढ़ना और लिखना मिलता है, और अर्जन के अंतर्गत क्या मिलता है? सुनना और बोलना मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम आगे बढ़ते हैं। शब्द भंडार का विकास। किसका विकास? शब्द भंडार का विकास। अगली हेडिंग बना लीजिएगा, शब्द भंडार का विकास। ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में टकराता है हर बार। शब्द भंडार का विकास, ये पॉइंट आपके एग्जाम में हर बार टकराएगा और हर बार यहां से प्रश्न जरूर बन जाता है भाई। चाहे जूनियर में, चाहे आपका प्राइमरी में, यहां से शब्द जरूर बनता है। जो बालक होते हैं बेटा, बालकों का शब्द भंडार 2 तरह का होता है। बालकों के शब्द भंडार, बालकों के शब्द भंडार 2 तरह के होते हैं। बालकों के शब्द भंडार 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? अब यहां पे प्रश्न आएगा। एक ऐसा भंडार होता है जो सक्रिय रूप में प्रयोग करता है। सक्रिय रूप में प्रयोग करता है। किस रूप में प्रयोग करता है बेटा? जो सक्रिय रूप में प्रयोग करता है। एक दूसरा जो भंडार होता है वो कौन सा भंडार होता है? जिसका वह प्रयोग नहीं करता। जिसका वह प्रयोग नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, बल्कि अर्थ समझता है। क्या समझता है बेटा? बल्कि अर्थ समझता है। क्या समझता है भाई? बल्कि उसका केवल अर्थ समझता है, उसका वो प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसका क्या समझता है? केवल अर्थ समझता है। ये 2 तरह के बालकों में भंडार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके यहां पे नोट करिएगा। बालकों के शब्दकोश में पहले, बालकों के शब्दकोश में पहले, शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उसके शारीरिक आवश्यकताओं, जो उसके शारीरिक आवश्यकताओं जो उसके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, आवश्यकताओं को पूरा करे, तथा बाद में, तथा बाद में वे आते हैं, वे आते हैं जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करे। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं को पूरा करे। बाद में क्या आता है बेटा? वो आता है जो उनके मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करता है।
बालकों की कितनी आयु होती है और उनका शब्द भंडार कितना होता है। अगर 0 वर्ष का 8 माह का बच्चा है तो उसके पास कितना शब्द भंडार होता है। 1 वर्ष का 12 माह का बच्चा है तो उसके पास कितना शब्द भंडार होता है। 18 माह का बच्चा है तो उसके पास कितना शब्द भंडार होता है। हम लिखते चल रहे हैं, आप लोग उसका आंसर करते चलो भाई। हम आयु लिखते चल रहे हैं, उसका आप आंसर करते चलो। यहां पे देखो हम लिख दे रहे हैं बालकों की आयु। बालकों की आयु लिख दे रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आप नोट कर लीजिएगा शब्द भंडार। एक हम लिख दे रहे हैं, एक आप बता दो भाई। आप लोग जो कहोगे हम उसको लिख देंगे। जन्म से 8 माह तक का बच्चा कितने शब्द बोलता है। जन्म से 8 माह तक का बच्चा कितने शब्द बोलता है। 8 माह से 12 माह तक का बच्चा कितने शब्द बोलता है। 18 माह का बच्चा कितने शब्द बोलता है। 24 माह का बच्चा कितने शब्द बोलता है। 30 माह का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है। 3 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेगा। मतलब 36 माह। 3.5 माह का बच्चा कितना शब्द बोल लेता है। 3.5 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलेगा। 4 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलेगा। 5 वर्ष का बच्चा कितने शब्दों को बोल लेगा। 11 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेगा। 11 के बाद 14 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलेगा। 16 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेगा। अब यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसके बाद जब आता है तो वयस्क हो जाता है। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताओ बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, हर जगह पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से बता दीजिए भाई, तेजी से आंसर करके बताएं। जन्म से लेके 8 माह तक का बच्चा कितने शब्दों का उच्चारण करता है। कितने शब्दों का उच्चारण करता है, तो जल्दी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे भाई। जन्म से 8 माह तक का बच्चा कितने शब्दों का उच्चारण करता है, तो आपका आंसर होगा एक भी शब्द उच्चरित नहीं कर पाता है। तो यहां पे क्या लिख दोगे बेटा, 0 शब्द। 18 से 8 माह से 12 माह मतलब 1 वर्ष तक का बच्चा एक कितने वर्षों को मम्मा पापा ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए 3 से 4 शब्द बोल लेता है। कितना, 3 से 4 शब्दों का ये उच्चारण करता है। 18 माह का बच्चा आपके कितने शब्दों का उच्चारण कर लेता है, तो आप याद रखिएगा 10 से 12 शब्दों का उच्चारण करता है। कितने शब्द का उच्चारण करता है, 10 से 12 शब्द का उच्चारण करता है। लेकिन अगर वही 24 माह का बच्चा हो जाता है तो 24 माह का बच्चा कितने शब्दों का उच्चारण करता है, तो 272 शब्दों का उच्चारण करता है। और अगर 30 माह का बच्चा हो गया तो कितने शब्दों का उच्चारण करता है, तो 15 से गुणा कर दो, 450 शब्द का उच्चारण करेगा। अप्रोक्सीमेट होते हैं, लगभग में आते हैं बेटा।
अगर 3 वर्ष का बच्चा हो गया है तो 3 वर्ष का बच्चा कितने शब्दों का उच्चारण कर लेता है? तो आप याद रखिएगा 1000 शब्द। कितने भाई? 1000 शब्द। और अगर 3.5 वर्ष का हो गया है तो 1250 शब्द। कितने शब्द भाई? 1250 शब्द। और अगर 4 वर्ष का बच्चा है तो 400 से गुणा कर दो, 4 चौक 1600 शब्द। कितना शब्द बेटा? 1600 शब्द। अगर 5 वर्ष का बच्चा है तो 5 वर्ष का बच्चा कितना बोल लेता है? 2100 शब्द। कितना शब्द बोलेगा? 2100 शब्द बोलेगा। और अगर 14 वर्ष का बच्चा है तो कितना शब्द बोलेगा? 11 वर्ष बचा है क्या? 5 वर्ष हो गया। 11 वर्ष में नोट करिएगा 50,000। कितना है? 50,000 शब्द। 14 वर्ष वाला बच्चा आपका 80,000 शब्द। और 16 वर्ष वाला बच्चा हमारा कितना शब्द बोल लेता है बेटा? 1,00,000 शब्द के इर्द गिर्द ये बोल लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं इस बच्चों के शब्द भंडार को आपको पता चल गया होगा। ये नोट हो गया। अगली हेडिंग बनाइएगा, भाषा अर्जन की अवस्थाएं। क्या बनाएंगे बेटा? भाषा अर्जन की अवस्थाएं। भाषा अर्जन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जरा कमेंट करके बताइए। बेटा भाषा अर्जन में पहला पॉइंट नोट करिएगा, कुई। कुई 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 करता है कौन? कुत्ते के जैसे छोटे जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ही वो आवाज निकालते हैं, कुई। बबलाना। दूसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे? बबलाना। बबलाना मतलब जो तुतुराते हैं बेटा बच्चे। तीसरे नंबर पे नोट करिएगा, भाषा अर्जन की अवस्था में एक शब्द चरण। क्या है? एक शब्द चरण। एक शब्द चरण। और चौथी अवस्था कौन सी होती है बेटा? चौथी अवस्था होती है दो शब्दों की अवस्था। दो शब्दों की अवस्था कि बच्चा पहले एक शब्द बोल रहा है फिर उसको बढ़ा के दो शब्द बोल ले, दो शब्दों का चरण। पांचवें नंबर पे टेलीग्राफिक। क्या नोट करोगे? टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक भाषण। नंबर 5, ये अर्जन कर रहा है बेटा, अर्जन की अवस्थाएं हैं। वयस्क वाक्य संरचना। वयस्क वाक्य संरचना। वयस्क वाक्य संरचना मतलब जब वो 16 साल में पहुंच जा रहा है लगभग। कोइंग करना, बबलाना, एक शब्द चरण, दो शब्दों का चरण, टेलीग्राफिक भाषण, वयस्क वाक्य संरचना, ये 6 आपकी अवस्थाएं होती हैं बेटा। चौमास्की क्या कहते हैं भाषा अर्जन के विषय में? चौमास्की के द्वारा भाषा अर्जन की कौन सी परिभाषा है? चौमास्की के अनुसार, चौमास्की के अनुसार, चौमास्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगाना, भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। बालकों में जन्मजात होती है।
भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, ऐसा कौन कहते हैं? तो आप बताएंगे चौमास्की महोदय कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की महोदय हमारे क्या कहते हैं? बालक भाषा का अर्जन बालक भाषा का अर्जन बालक भाषा का अर्जन परिवेश और समाज के माध्यम परिवेश और समाज परिवेश और समाज के माध्यम से करता है। माध्यम से करता है। कहां से करता है बेटा? वाइगोत्स्की महोदय हमारे कहते हैं बच्चा भाषा कहां से सीखता? अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। लेकिन चौमास्की क्या कहते हैं? भाषा को अर्जित करने की क्षमता बच्चे में कैसी होती है? जन्मजात होती है। मेरे प्यारे बच्चे अगली हेडिंग बनाएंगे भाषा अर्जन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। भाषा अर्जन की विधियां। भाषा अर्जन की विधियां। अगर भाषा अर्जन की विधि की हम बात करें बेटा, तो भाषा अर्जन एक तो बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। आप देखते होंगे 1 से लेके 5 साल का बच्चा, 2 से लेके 5 साल का बच्चा जो चीज आप बोलते हैं वही चीज वो भी दोहराने का प्रयास करता है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अनुकरण कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, ये अभ्यास के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है बेटा? अभ्यास के द्वारा सीखता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? ये पुनरावृत्ति के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है बेटा? ये पुनरावृत्ति के द्वारा सीखता है। चौथा पॉइंट, ये सहजता से सीखता है। कैसे सीखता है? सहज रूप से सीख लेता है। अगले पॉइंट पे लिखिएगा भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? करने वाले कारक कौन कौन सी ऐसी केस हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भाषा अर्जन को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। नंबर 1, परिवेश। नंबर 2, सीखने की इच्छा शक्ति। सीखने की इच्छा शक्ति। नंबर 3, सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध। सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध। छात्र के जीवन से संबंध। पॉइंट नंबर 4, छात्र की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति। छात्र की
मानसिक एवं शारीरिक शक्ति। नंबर 5, शब्द भंडार का विकास। शब्द भंडार का विकास। अगर इतनी चीजें आपको लर्न रहेगी बेटा, याद रहेगी, तो आपका काम कहां पे हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। कहां हो जाएगा भैया? ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कल से हमारी क्लास थोड़ी सी समय चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर, आप सेकंड चैनल पर हिंदी की क्लास लेते हैं डेली। अल्पना गोयल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोग कहाँ थे भाई? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से एक क्लास हमारी इतनी ही टाइम हम बंद कर रहे हैं बेटा। बाकी हम कल से मिलेंगे आपको एक नए टाइम पे। देखते हैं, मैथ का क्लास साथ में चल रहा है, हिंदी की भी क्लास साथ में चल रही है, तो दोनों क्लास एक ही सेगमेंट की है। इसलिए कल से हम लोग अपना टाइम थोड़ा सा निर्धारित करेंगे कि भैया कौन किस टाइम पे पढ़ाएगा, जिससे हमारे दोनों तरफ बच्चे देख सकें। नहीं तो एक बाद में देखेगा, एक पहले देखेगा भैया, इसमें दिक्कत होगी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में भैया, तो वहां पे आपको समझाएंगे, बताएंगे, एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।